तो चलिए इसी बीच में हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग मैट्रिक्स के लिए अलग अलग टॉपिक के लिए हम यूज करते आए है ना। फाइनली इसका हम साक्षात्कार कराते हैं। सो कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है हमारा कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ये कैसा है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। क्योंकि जैसे हम डिटर्मिनेंट वगैरह की इसमें बात करेंगे, आइगन वैल्यू की बात करेंगे, तो जब तक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ आइगन वैल्यू वगैरह भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके हर एक एंट्री क्या है, सी है, और ऑर्डर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे n क्रॉस n। देन ए इज कॉल्ड एज कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मतलब कोई एक वैल्यू फिक्स्ड होगा, है ना। जैसे हम 2 क्रॉस 2 का लेके चले तो ये 5 5 5 5 ये हम ले लिए, है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 का कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया जिसके हर एक एंट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हम कांस्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये अपने आप में कुछ खास प्रॉपर्टी लिए हुए चलता है। और ये प्रॉपर्टी जो है, अब जैसे इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यदि इसका ऑर्डर n है तो x टू द पावर n माइनस वन और x इंटू सॉरी x माइनस एन सी, जहाँ पे n आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है और सी वो कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का हम मैट्रिक्स लेके चले हैं तो इसका यदि हम निकालना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 - 1 x माइनस एन सी 2 × 5 हो जाएगा ऐसा। तो ये x और x माइनस 10 हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें हमेशा ध्यान देंगे, तो जब भी कांस्टेंट मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं और वो जितने ऑर्डर का होता है ना उससे एक कम ऑर्डर का एक हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा। ध्यान देना, यदि 2 ऑर्डर है तो 1 ऑर्डर का, यदि 3 ऑर्डर का ले रहे होते तो आपको एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस समथिंग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मिलता। तो ये इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब जब इसकी आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। और यहाँ से इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू, यदि 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ पे देखिए 2 0 मिलेगा इसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए। और x माइनस सपोज इसको हम लेमडा ले लेते हैं आइगन वैल्यू को, तो एक लेमडा मिल जाएगा हमेशा, है ना। तो इसके जो आइगन वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 अप टू 0। कितने टाइम लेना है इसको, n - 1 टाइम। जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का उससे एक कम। और एक और नॉन जीरो वैल्यू होगी जो कि होगी एन सी। ये अंतिम हमारा एक ही कहने का मतलब, जब भी कोई कांस्टेंट मैट्रिक की बात करेंगे तो हमेशा उसके पास एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होना है जो कि एनसी होगा, है ना। सी उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये जितने भी ऑर्डर है मैट्रिक्स के। अब जब हम इसकी ट्रेस की बात करते हैं, ट्रेस की जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, एनसी की बात करेंगे। देख लीजिए ट्रेस में जितने भी उसके डायगोनल एंट्री है वो सब आ जाएंगे। तो जितने भी सी हैं, यदि ऑर्डर एन है तो एन टाइम उसको ऐड करेंगे, सी प्लस अप टू सी एन टाइम, तो ये आपका एन सी हो जाएगा ट्रेस। अब चूंकि हर एक वैल्यू यहाँ पे सेम है तो एक रो को दूसरे रो से ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के। तो आप देख पाएंगे कि केवल एक रो जो है आपका नॉन जीरो बचेगा, उसके बाद उसके नीचे की जितनी भी एंट्री है वो पूरे जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हमेशा जीरो होता है किसी भी कांस्टेंट मैट्रिक्स का। और जब हम रैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको एक ही नॉन जीरो रो मिल रहा है, इसलिए कांस्टेंट मैट्रिक का हमेशा आपको क्या मिलेगा, रैंक 1 मिलेगा। तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टियां 5 जिसको हमको समझना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यूज, ट्रेस कैसे मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा और रैंक क्या होने वाला है। इसी में जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है, उसका हर एक एंट्री 1 है और ऑर्डर है 101। एंड आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 101, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ j माइनस आई। तो चलिए j माइनस आई का हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो कि 101 10 या 100 इसमें दिया है। ये जून 2014 का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। तो सबसे पहला चीज हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जे को। जे एक्चुअल में है क्या चीज, दिखने में कैसा है, तो ये जो हमारा जे है ये आपका 1 1 1 एंड सो ऑन 1 1 1 1, इसी वे में 1 1 और ये 1 सारे एंट्री है ना। और इसका जो ऑर्डर है वो है 101।
सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आपको 101 क्रॉस 101 इतने ऑर्डर का है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 1 है, ऑर्डर है हमारे पास 101। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे, सी ए एक्स की बात करेंगे, तो ये कैसा होगा? तो सी जे एक्स लिख रहा हूं मैं इसको, है ना, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ये एक्स माइनस एन सी होता है ना। तो ये एक्स टू द पावर 100 हो जाएगा, और एक्स माइनस 101 इंटू वन हो जाएगा ये, देखिए। तो फाइनली एक्स टू द पावर 100 और ये एक्स माइनस 101 ये हो गया। तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ जे आर 100 टाइम 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये आपका हो जाएगा 100 टाइम, और एक और नॉन जीरो जो हमारा आइगन वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स के लिए वो हो जाएगा 101। अब इसमें कौन से मैट्रिक्स का हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है? जे माइनस आई का। तो बिल्कुल जे माइनस आई जैसा दिखने वाला एक यहाँ पे हम पोलिनोमियल कंसीडर करेंगे, है ना। पोलिनोमियल हमारा कैसा हो, बस इसी बात को आपको विशेष ध्यान देना है। तो लेट हम एक पोलिनोमियल यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं पी एक्स, और वो जे माइनस आई। तो जे हमारा मैट्रिक्स है, और हम इसके पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम देखे हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपने खुद के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम एक पोलिनोमियल तैयार करेंगे, तो जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके जगह में भी हम वेरिएबल लेके चलते हैं। तो जे हमारा मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई आइडेंटिटी है, तो उसके जगह हमने ले लिया 1। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यदि पी जे आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा जे माइनस आई। कहने का मतलब यदि जे माइनस आई का हम डिटरमिनेंट चाहते हैं तो पी जे का निकालना पड़ेगा, जो कि एट द वेरिएबल जे क्या है, एक पोलिनोमियल है हमारे पास। सो आइगन वैल्यूज ऑफ पी जे आर क्या हो जाएगा कि जो भी पोलिनोमियल है हमारा उसमें एक्स की जगह में जो जे का आइगन वैल्यूज है उसको हम पुट कर देंगे। तो हो जाएगा आपका पी जीरो और ये पी जीरो, टोटल कितना 100 टाइम, और एक अंतिम इसके लिए नॉन जीरो आइगन वैल्यू जो हम फाइंड किए थे जे के लिए वो हो जाएगा पी 101। अब इसी में तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो आइगन वैल्यू देखिए हमारे पास जो पी जे मिला हुआ है वो कितना है, एक्स माइनस वन है। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो इसका आइगन वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस, देखिए एक्स की जगह 0 पुट करेंगे -1 एंड सो ऑन -1, टोटल 100 टाइम्स, और एक अंतिम जो आइगन वैल्यू होगा 101 पुट करने पे ये मिल जाएगा हमको 100। अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आई, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट स्क्रीन नीचे क्यों आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आई दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको, टोटल 100 टाइम, तो पावर 100 इनटू अंतिम जो हमारा आइगन वैल्यू है इसका 100 है, तो फाइनली कितना मिल जाएगा यहाँ से हमको 100 मिल जाएगा। बताइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया क्या? हेलो सर। ठीक। यस सर। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो कंपेनियन मैट्रिक्स, और बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है ये। देखिए कि पहले मैट्रिक्स को समझते हैं उसके बाद पोलिनोमियल समझेंगे तब भी बनेगा, और पोलिनोमियल समझेंगे और इस पोलिनोमियल को कैसे मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट किया, और इस मैट्रिक्स को हम पोलिनोमियल क्या कंपेनियन मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए हमने एक पोलिनोमियल लिया पी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स एन। ध्यान देंगे यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना वो हमने 1 लिया हुआ है,
इसको आप विशेष ध्यान देंगे। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है उसका जो सबसे अधिकतम जो पावर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना, जिसको आगे हम देखेंगे। और मोनिक पोलिनोमियल कहते हैं इसी को, है ना। जो वेरिएबल पूरे पोलिनोमियल को लीड करे और उसका कोफिशिएंट यदि 1 हो जाता है तो उस पोलिनोमियल को हम मोनिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे x टू दी पावर n को हमने मोनिक पोलिनोमियल के रूप में लिया है, इसको कोफिशिएंट को 1 लिया है। तो जब इस मैट्रिक्स इस पोलिनोमियल को जब हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं उस सभी के कोफिशिएंट को, वेरिएबल मतलब कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके वेरिएबल को हमने क्या किया है, अंतिम कॉलम में देखिए जगह दिया हुआ है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए नॉट है यहाँ पे तो माइनस ए नॉट, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए टू एंड सो ऑन। एक्स टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट जो कि अंतिम कोफिशिएंट होगा इसके लिए, है ना, वो है माइनस ए एन माइनस वन, किसी एक कॉलम में। यहाँ पे ध्यान देंगे हमने अंतिम कॉलम में जगह दिया है। उसके बाद इसके जो डायगोनल एंट्री जो होंगे ना, डायगोनल एंट्री सारे क्या होंगे, 0 होंगे, सिवाय माइनस ए एन माइनस वन के। जैसे हमारा पावर यहाँ पे x4 हो जाता है तो x3 तक जाएगा, ये x3 के कोफिशिएंट तक जाएगा ये, है ना, ध्यान देंगे इस चीज को। तो माइनस ए एन माइनस वन के अलावा जितने भी एंट्रीज है इसमें क्या होंगे, सारे 0 होंगे। और ये जो डायगोनल एंट्री है उसके नीचे या फिर इसके ऊपर के जो एंट्री होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। ध्यान दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसके जो एंट्रीज हैं कैसे हो रहे हैं कि डायगोनल के जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर का जो एंट्री है वो पूरा आपका 0 0 मिलेगा, और अंतिम कॉलम का जो एंट्री है वो आपके इस पॉलिनोमियल से लेंगे और कांस्टेंट एलिमेंट से लेकर बढ़ते क्रम में जो पावर होगा आपका उसके एक कम पावर के कोफिशिएंट को हम लेके चलेंगे, ये ऑटोमेटिक ऐसे बन जाएगा। अब यदि इसका हम ट्रांसपोज ले लें, यदि इसका हम ट्रांसपोज ले लें तो ये देखिए डायगोनल एंट्री के नीचे जो 1 1 है वो डायगोनल एंट्री के जस्ट ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे जो अंतिम कॉलम बना हुआ है वो अंतिम रो बन जाएगा। मतलब ये दोनों तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे कंपेनियन मैट्रिक्स को, है ना। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें और बेहतर क्लियर हो। जैसे हम यहाँ पे 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स लेके चलते हैं, या पोलिनोमियल जैसे हमारे पास है पोलिनोमियल, मैं इसको लिख रहा हूँ x पावर 4 लेते हैं, x पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट, ऑटोमेटिक स्क्रीन कैसे खिसक जा रहा है। हाँ, +1 ले लिए, यस। अब इसका यदि हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जो कि हमारा कंपेनियन मैट्रिक्स होगा, ध्यान दें, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट हमको दिखाई दे रहे हैं ये आपका यहाँ से शुरू होगा, a0 a1 a2 a3। तो n-1 मतलब 4 - 1 मतलब ये 3 तक जाने वाला है। तो सारे एंट्री कैसे होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस ए नॉट बराबर 1 है तो ए नॉट बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे -1 ले लेंगे। फिर a1 है -6, ऑलरेडी हमको a1 को माइनस में लेना है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा a2, a2 है 2, ये तो हो जाएगा -2, और a3 है 5 तो ये हो जाएगा आपका -5। उसके बाद इसके जितने भी डायगोनल एंट्रीज होंगे उसके नीचे की वैल्यू क्या मिलेंगे, हमको 1 1 मिलना है। ये देखिए 0 1 0 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स मिला हमको 4 × 4 का, ये कंपेनियन मैट्रिक्स कहलाएगा इस पोलिनोमियल का। और किसी भी पोलिनोमियल मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है, तो जिस पोलिनोमियल से ये कंपेनियन मैट्रिक्स बना है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी होता है। बताइए ये एग्जांपल समझ में आएगा कि किसी भी पोलिनोमियल से हम उसका कंपेनियन मैट्रिक्स कैसे बनाएं। हेलो, यस सर। ठीक। जैसे इसमें क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, देन फाइंड CAX। अब पोलिनोमियल निकालना है अपने को पोलिनोमियल फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले चीज हम इसको कैसे पहचानना है,
कि कोई भी मैट्रिक्स जो दिया है, जैसे ये 4x4 का है, तो इसके डायगोनल की जितने एंट्रीज हैं सब 1 1 1 है, ये देखिए। तो तुरंत हमको पहचानना है कि आपका कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है, उसके अलावा सारे एंट्रीज क्या है यहाँ पे 0 है। तो ये जो अंतिम कॉलम वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि रो के नीचे वाला जो एंट्री है वो आपका 1 है, तो कहाँ से देखना है हमको, अंतिम कॉलम में देखना है। यदि इस डायगोनल एंट्री के ऊपर वाले एलिमेंट 1 1 1 होते, तो जो कोफिशिएंट वैल्यू है उसको हमको कहाँ से देखना पड़ता, अंतिम रो से देखना पड़ता। तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं माइनस ए नॉट की जगह में है 1, तो यहाँ से ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा -1। माइनस ए वन की जगह में 0 है, तो ए वन भी 0 हो जाएगा। माइनस ए टू की जगह में भी 0 है, तो यहाँ से ए टू अगेन 0, और लास्ट माइनस ए थ्री 0 है, तो यहाँ से ए थ्री भी 0 हो जाएगा। तो जब इसके सी ए एक्स की बात करेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे इस कंपेनियन मैट्रिक्स का, तो स्टार्ट कैसे होगा, ये होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, और ये एक्स पावर 4 हो जाएगा। देखिए ए नॉट की वैल्यू हमको मिल गया -1, प्लस ए वन की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस एक्स टू द पावर 4। फाइनली यदि हम इसको सही तरीका से लिखना चाहें पॉलिनोमियल के टर्म में, तो ये आपका एक्स पावर 4 -1 हो जाएगा, है ना। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 और ये एक्स स्क्वायर +1। देखिए ये हो जाएगा एक्स -1 एक्स +1 और ये एक्स स्क्वायर +1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो यदि इसके हम आइगन वैल्यूज की भी बात करें, आइगन वैल्यूज, तो देखिए पहले के लिए आपको +1 फिर -1, और एक्स स्क्वायर +1 का क्या होता है, प्लस माइनस आयोटा। ध्यान देंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ना। तो यहाँ पे 4 आइगन वैल्यू मिल गए इस कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है। देखिए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ब्लॉक डायगोनल का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो उसके जितने भी डायगोनल एंट्री जो होंगे वो डायगोनल एंट्री अपने आप में क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अपने आप में क्या बनाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। तो उस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसी को हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें समझना ये है कि ब्लॉक डायगोनल क्या है, उसको हम ब्लॉक में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे ये जो मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ A11 A22 अप टू AK, और ये टोटल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इन सबको यदि हम मिला दें, मतलब 1 2 +3 ऐसे आगे बढ़ते जाएं और सबको यदि हम ऐड करें, है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार यदि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो ये हमारा जो A11 है अपने आप में एक ब्लॉक बना लिया। नेक्स्ट में फिर से हम एक ब्लॉक यहाँ पे ड्रा करें, तो यहाँ पे A22 के लिए एक नया ब्लॉक बन गया, और उसी प्रकार यहाँ पे AK के लिए भी हमको क्या मिल गया, एक ब्लॉक मिल गया। और ये ब्लॉक जो है कैसे बने हुए हैं, सारे डायगोनल में बनने चाहिए, तभी इस प्रकार के मैट्रिक्स हम क्या कह रहे हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं। और ब्लॉक कैसे बनाना है, तो ये जो ब्लॉक में जो मैट्रिक्स हमको मिल रहे हैं उसके अलावा जो सारे एंट्रीज हैं वो देखिए इसमें 0 0 मिलेगा आपको। यदि 0 0 नहीं मिल रहा है तो आप ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स जो है ड्रा नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे 2 2 2 0 0, यहाँ पे हम एक 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स लेके चले हैं, और इसको जब हम ब्लॉक डायगोनल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 2 2 2 2 2 और 2 2 2, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स दिख रहा है जो कि 3/3 के फॉर्म में दिख रहा है। तो यदि कॉलम में हम 3 कॉलम के बाद यदि हम लाइन ड्रा करते हैं, तो आपको रो में भी 3 रो के बाद ही आपको लाइन ड्रॉ करना है। देखिए ऐसा, यदि हम 2 में कर देते हैं तो ये तो 0 0 वाला हमको कवर नहीं होगा ना। तो आप देख पाइए यहाँ पे ऊपर में पूरे एंट्री 0 है, यहाँ पे 0, और नीचे वाले में भी देखिए यहाँ पे पूरे एंट्री 0 है। अब आगे बढ़ते हैं, उसी में कुछ और ऐसा हमको मिलता है क्या। अब यदि 5वां कॉलम के बाद भी यदि हम लाइन ड्रा करते हैं देखिए, और 5वां रो के बात करें, तो यहाँ पे फिर से हमको एक ब्लॉक मिल रहा है 2 क्रॉस 2 का, और उसके अलावा जो है देखिए सारे एंट्री क्या है यहाँ पे 0 है। और लास्ट में एक और हमको ब्लॉक मिला 1 क्रॉस 1 का, जो कि कितना है, एलिमेंट 3 है।
तो ये 2x2 का एक ब्लॉक मिल गया और यहाँ पे 3x3 का जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसका एक ब्लॉक मिल गया। तो ये क्या हो गए, ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देंगे मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए हमेशा, AIIR स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है और वो कैसा होगा, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बशर्ते ध्यान देना है कि वो कैसे, जब इसको ब्लॉक हम ऐसा ड्रा करेंगे तो हमेशा कहाँ होना चाहिए, डायगोनल में होना चाहिए, तभी हम इसको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसा होता है, ये जितने भी ब्लॉक बनेंगे उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का प्रोडक्ट होता है वो। देखिए जैसे पहला ब्लॉक में हमको मिला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A11, तो उस A11 का हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल देंगे। नेक्स्ट A22 मिला तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल देंगे। और लास्ट जो एक के मिलेगा, कोई भी ऑर्डर का रहेगा, है ना, उसका हम निकाल देंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। उन सबको यदि हम प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट करने के बाद जो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा वो इस ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ CAIIAX वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to K, है ना, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। बताइए इतनी चीजें क्लियर हुआ क्या ब्लॉक डायगोनल के लिए? जी सर। ठीक, अब इसका हमको आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू ध्यान देंगे, जो भी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हमको मिल रहा है वो सारे मैट्रिक्स जितने अब यहाँ पे हमको ब्लॉक डायगोनल में मिलेंगे उस सभी के आइगन वैल्यू ही इस पूरे मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है एक्चुअल में, है ना। तो जैसे हम ब्लॉक डायगोनल में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ब्लॉक डायगोनल में जो जो मैट्रिक्स हमको मिलता जाएगा धीरे से आप उसका आइगन वैल्यू फाइंड कर दो तो इस पूरे मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे कि A11 यहाँ पे क्या दिख रहा है, A11 ये आपको 2 2 2, है ना, अभी हम कांस्टेंट मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं 3x3 का है ये। तो इसका जो CAX होगा वो कैसा होगा, सीधा कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और x माइनस 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, है ना, ध्यान देंगे। तो इसके जो आइगन वैल्यू होंगे क्या होंगे, 2 बार 0 और एक हो जाएगा 6। नेक्स्ट जो हम ब्लैक डायगोनल ड्रा किए थे वो कहाँ पे ड्रा किए थे, यहाँ ड्रा किए थे, ये ऐसा। और फिफ्थ लाइन में हमने बनाया था डायगोनल ये। तो नेक्स्ट जो है हमारा A22 वो क्या है, 0 माइनस 1 1 0, है ना। और इसके जब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट निकाल दो इसका, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसके जो आइगन वैल्यू होंगे वो हो जाएंगे 1, सॉरी 1 नहीं, आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये ऐसा। नेक्स्ट जो मिला है A33 वो है आपका एक 1x1 का मैट्रिक्स 3। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ से इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो स्वयं हो जाएगा 3। तो ये जो 6x6 का जो हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे, तो इसके जो सारे इसको कैपिटल A नाम दिए हैं, तो A का जो आइगन वैल्यू होगा वो हो जाएंगे 0 0 6 प्लस आयोटा माइनस आयोटा एंड 3। क्लियर है जी। अब इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या है देखिए, कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है n×n ऑर्डर का एंड सम ऑफ ईच रो और कॉलम, उसके हर एक रो को ऐड करें या फिर हर एक कॉलम को ऐड करें तो हमेशा हमको यदि एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, सेम सेम वैल्यू मिलता है ना, देन C इज एन आइगन वैल्यू ऑफ E। यदि हमको सेम वैल्यू मिलता है तो उसका जो आइगन वैल्यू होता है वही कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। जैसे यहाँ पे मैं ले लिया 2 5 माइनस 11 और यहाँ पे ले लिया 18। रो या कॉलम दोनों के लिए होगा, है ना, अलग अलग। तो जैसे कि 5 और 2 को हम ऐड करें तो हमको 7 मिलता है, माइनस 11 और 18 को ऐड करें तो फिर से हमको 7 मिल जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए। तो ये जो 7 होगा ना, ये हमेशा इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होगा।
ईच रो या फिर ईच कॉलम की हम बात करेंगे, अलग अलग ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रो को ऐड करें तो 7 आया, और फिर कॉलम को भी ऐड करने पे ही 7 आएगा, ऐसा नहीं। रो को ऐड करने पे कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू मिल सकता है, और कॉलम को ऐड करने पे कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू मिल सकता है। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा वो हमेशा इस टाइप के मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होगा कंफर्म। तो जैसे एग्जांपल में 3x3 का हम लिए हुए हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 -1 3 2 1 0 और 4 5 -6। तो इसमें यदि हम इसके सारे एलिमेंट को ऐड करें रो नंबर 1 के, देखिए तो 1 -1 खत्म, हमारे पास बचा 3। अब इसको ऐड करें तो 2 + 1 + 0 फिर से 3, 4 + 5 9, 9 में 6 माइनस कर दें तो फिर से 3। तो देखिए हर एक रो का जो सम है वो कितना आ गया 3। सो ये तो कंफर्म हो गया कि 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ये कंफर्म हो गया। उसके अलावा दो को आपको खोजने की आवश्यकता है। अच्छा, यदि हम यहाँ पे कॉलम को ऐड करके देखते हैं तो देखिए कॉलम में कुछ ऐसा कांस्टेंट वैल्यू हमको मिल रहा है क्या? ये 2 + 1 3, 3 + 4 ये हो गया 7, 5 + 1 6 और 6 - 1 फिर से हमको 5 मिल गया। तो दो एलिमेंट तो हमको अलग अलग मिल गए। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट अलग से आइगन वैल्यू हम यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते, तो कॉलम को ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है। या फिर कॉलम को ऐड करने पे कोई सेम वैल्यू मिल रहा हो, या फिर रो को ऐड करने पे, तो जो वैल्यू मिलेगा कांस्टेंट वैल्यू वही हमारा एक आइगन वैल्यू कंफर्म हो जाएगा, अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे अब ये 3x3 का है तो हमको दो और आइगन वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे जो यदि दिसंबर, यहीं पर जो है, एक मिनट सर, हाँ बोलिए। यदि यहीं पर जो है कॉलम का हम लोग ऐड करते, यदि 5 आता तो सब में सर। हाँ तो 5 भी एक आपका, जैसे सपोज इसको हम ऐड करते हैं 5 5 और 5 आ जाता सपोज, है ना। सो 5 इज आल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाता, 5 भी हो जाता, है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बार में रो को जोड़े तो सेम वैल्यू मिलेगा तो उसी को आइगन वैल्यू बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कॉलम को भी यदि हम ऐड करने पे कोई कांस्टेंट टर्म हमको सेम सेम मिल जाता है, जैसे 5 5 5 मिला सपोज, है ना, तो ये 5 भी इसका एक आइगन वैल्यू मिल गया। मतलब इस मैट्रिक्स का हमारे पास कंफर्म दो आइगन वैल्यू मिल गए, 3 और 5। अब थर्ड आइगन वैल्यू आपको खोजना पड़ेगा फिर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी सॉल्यूशन इसका करके, ठीक है। ओके, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके एंट्री इस प्रकार है ना। हैज अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0 एज एन आइगन वैल्यू। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका क्या है, एक आइगन वैल्यू है, कौन, लेमडा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट आल्सो बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसमें से कौन सा वैल्यू और आइगन वैल्यू हो सकता है, किसका, इस मैट्रिक्स ए का, जो कि 3x3 का है। अब इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं कि जब इसको हम ड्रा करेंगे 40 -29 -11 -18 30 -12 26 24 -50, ये। तो देखिए आप रो का सम करो, रो को आप जैसे ही सम करोगे तो आपको 40 -40 होके ये हो गया 0, 30 इसको ऐड करोगे ये भी 0, इसको ऐड करो ये भी 0। तो तीनों रो को यदि हम सम करते हैं अलग अलग तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गया 0 0। तो यहाँ से कंफर्म हो गया सिंस सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज 0, है ना। ईच रो यहाँ से 0 हो गया, सो 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये कंफर्म हो गया। और क्या गिवन है, लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। देखिए हमको लेमडा को एक आइगन वैल्यू पहले से दे दिया है, तो एक थर्ड आइगन वैल्यू होगा क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ध्यान दें, पहला हमको मिल गया 0, दूसरा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है लेमडा, हमने तीसरा एज्यूम कर लिया एक्स, तो तीन हमको आइगन वैल्यू मिल गए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमको गिवन है उस मैट्रिक्स की मदद से हम आसानी से इसका ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। देखिए देन
ट्रेस ऑफ ए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 40 प्लस 30 और माइनस 50, ये माइनस है ना, इस इक्वल जैसे दिखेगा, ये आपका माइनस 50। तो देखिए जब हम इसके ट्रेस की जब बात करेंगे तो तीनों जो आइगन वैल्यू उसको हम सम कर देंगे उसका, तो ये थर्ड हो गया x, दिस इज इक्वल टू 20, सो 20 माइनस लेमडा, तो 20 माइनस लेमडा दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना सी, 20 माइनस लेमडा है ये। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अगला हम इसी में बढ़ते हैं, एक और नया मैट्रिक्स का, जिसको आप लोग मॉडर्न अलजेब्रा में हो सकता है इसको पढ़ चुके होंगे, बताइए इसको पढ़ लिए हैं क्या? यस सर, परम्यूटेशन मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं। बहुत बढ़िया, तो इसमें मुझे ज़्यादा डील करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या है, इसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो या कॉलम के जो एंट्रीज होंगे वो क्या होंगे, केवल 0 या फिर 1, 0 या 1, और वो भी कैसे होना चाहिए, सम ऑफ ईच रो इज 1 एंड अगेन सम ऑफ ईच कॉलम इज 1, देन P इज कॉल्ड परम्यूटेशन मैट्रिक्स। कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जाए जिसके हर एक एंट्री 0 और 1 हो केवल, और यदि पूरे रो को ऐड करें तो 1 1 1 आए, और पूरे कॉलम को भी यदि हम ऐड करें तो 1 1 1 आ जाए। तो अभी पिछला जो हमने एक प्रॉपर्टी देखा, ध्यान दें, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे तुरंत आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आइगन वैल्यू क्या होगा, एक आइगन वैल्यू कन्फर्म 1 हो जाएगा, देखिए रो को ऐड करने पर भी 1 और कॉलम को भी ऐड करने पे 1, तो 1 1 तो हमको यहाँ पे मिल गया, दो आइगन वैल्यू और निकालने की आवश्यकता है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा 4x4 का जो हम लिए हैं, यहाँ पे देखिए 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और 0 0 1 0, तो ये हमारा एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, इसका हर एक एंट्री 0 और 1 है, और सम ऑफ ईच रो एंड सम ऑफ ईच कॉलम इज 1। अब परम्यूटेशन मैट्रिक्स के लिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए उसका जो शॉर्ट फॉर्म है इस मैट्रिक्स को, तो ये इसको हम सिग्मा के रूप में जैसे हम इसको लिखेंगे इसके साइकिल के फॉर्म में, ध्यान देंगे। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले चीज तो ये 4x4 का मैट्रिक है, जो कि आपका S4 का क्या होगा, एलिमेंट होगा, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 4 का ये मेंबर होंगे, और इसको लिखने का जो तरीका होगा कैसा होगा, 1 2 3 4। अब 1 का जो इमेज मिलेगा उसको हमको यहाँ पे पुट करना है। तो इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किए, ध्यान देना, पहले कॉलम में जो 1 का जो प्लेस है ये कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, वही उसका इमेज होगा। तो पहले कॉलम के लिए जो 1 हमको मिलता है वो कहाँ मिला, दूसरे प्लेस पे। सेकेंड कॉलम में 1 की जो एंट्री है वो कौन से प्लेस पे है, पहले प्लेस पे है, पहले जगह पे है, तो ये हमने 1 लिया। नेक्स्ट में तीसरे कॉलम में 1 कहाँ पे प्रेजेंट है, 4th नंबर पे, तो ये हमने 4th लिया। और लास्ट कॉलम जो कि हमारा 4th कॉलम है, तो उसके लिए हमने 4 लिया, और वहाँ पे जो 1 की एंट्री है कहाँ पे है, नंबर 3 पे है। तो इस प्रकार 2 1 4 3 हमको मिल गया। बताइए ये समझ आया क्या? यस सर। ठीक, अब एक्चुअल में ये जो 2 1 4 3 मिला है वो क्या है, 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का इमेज है और 4 का इमेज है ना। जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कह रहे हैं ना, एक्चुअल में ये 1 2 3 और 4 का इमेज कहलाएगा। अब ध्यान दें, जब इसको हम साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे, डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में, तो आप जान रहे हैं इसको कैसे लिखते हैं, 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 का इमेज मिला 2, 1 का इमेज मिल गया 2, और 2 का फिर से हमको मिल गया इमेज 1, है ना। तो जब फिर से 1 पे आ गया तो घूम के हमारा एक साइकिल बन गया, ऐसा साइकिल बन गया, मतलब इसको हमको क्लोज करने की आवश्यकता है, तो फिर से हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे ऐसा। अब नेक्स्ट है 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 का इमेज बना 4 और 4 का फिर से इमेज बन गया 3, तो ये 3 4, ये इसको ऐसे आप लिखेंगे। अब ये जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर जब हम ज्ञात फाइंड करना चाहेंगे इसके लिए, है ना, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या कहलाता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ध्यान देना, ये जो हम लिख रहे हैं ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो भी हम इसको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं उसके लेंथ का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो ये भी देखिए 2 लेंथ का है, ये भी 2 लेंथ का है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ही उसका लेंथ कहलाता है, किसका, जो भी आप साइकिल बनाए रहेंगे, ध्यान देना। और साइकिल में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना, इस चीज को ध्यान देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे ये 1 2 3 4,
बिलोंग कर जाता है S5 में कहता है सपोज, है ना। तो यहाँ पे हमको एक और साइकिल की आवश्यकता है, सो 1 2 3 4 करेंगे तो यहाँ पे एक और हमको मिल जाएगा 5, जो कि 5 आपका 5 में ही मैपिंग करेगा। 1 2 3 4 5, अब 1 जा रहा है 2 में, 2 जा रहा है 1 में, है ना, 3 जा रहा है 4 में और 4 जा रहा है फिर से 3 में, तो 5 कहाँ पे जाएगा, 5 5 पे जाएगा। ऐसा 5 का इमेज 5 ही मिलेगा। तो जो वन लेंथ वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उसको मेंशन नहीं किया जाता जब हम किसी उसको डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब। तो यहाँ पे जितनी भी लेंथ है उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, अलग अलग साइकिल के लेंथ का एलसीएम फाइंड करेंगे, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। 2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का यदि हम ऑर्डर 2 है तो क्या कहलाएगा, उसका स्क्वायर करने पे भी हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ध्यान देना, इसको 2 बार प्रोडक्ट करेंगे, सिग्मा इंटू सिग्मा करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे मैप होगा और 3 3 और 4 4 पे मैप हो जाएगा। ऐसा, ठीक है जी। इतना चीज तो क्लियर है सभी को, यस सर। है ना। तो मैट्रिक्स का ये जो हमारा मैट्रिक्स है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने के बजाय यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और हम इसका आइडेंटिटी यहाँ से मिल जाएगा आपको। जितना भी ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का पावर करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा ये। ऐसा, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअल में ये जो आता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है ना। इसको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे P जो हमारा मैट्रिक्स है उसी को हम AIJ कह रहे हैं और यही P एक्चुअल में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि Rn टू Rn डिफाइंड रहता है और इसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और कैसा डिफाइन होता है वो देखो कि Rn से हम n टपल में एलिमेंट यहाँ से लेंगे डोमेन से, और उसका जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ जाएगा, Rn में ही जाएगा। तो उसके जो इमेज बनने हैं कैसे बनेंगे, x सिग्मा 1 x सिग्मा 2 अप टू x सिग्मा n। तो यदि एलिमेंट को हम 1 2 3 अप टू n लेके चल रहे हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सो ऑन सिग्मा n। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं 4 टपल का, 4 टपल का हम एग्जांपल लिए हैं x1 x2 x3 से लेकर x4, और सपोज इसके जो मैपिंग का जो इमेज बनता है यहाँ पे वो क्या है, x4 x3 x2 x1 है। तो ये जो 4 3 2 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में 1 की वैल्यू कहाँ पे हमको मिलना है वो उसको बताएगा, है ना। तो जैसे इसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे साइकिल के फॉर्म में, तो 1 का इमेज 4 आ गया, देखिए पहला वाला। टी x1 का इमेज x4 मतलब 4, x2 का इमेज x3 है तो 2 मैप करेगा कहाँ पे, 3 पे। नेक्स्ट x3 डोमेन में लेंगे तो को डोमेन में उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये 2 पे, तो ये 3 का हो गया 2, और लास्ट x4 का कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। और जब इसको हम डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 का इमेज 4 और 4 का इमेज 1, तो ये 1 4 हो गया, जो कि लेंथ क्या है 2 है। नेक्स्ट 2 का इमेज 3 और फिर से 3 का इमेज 2 आ गया, तो ये हो गया 2 3। अब चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम 4 एलिमेंट ही हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, S4 से बिलोंग करेगा। अब जैसे इसको हम मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो देखिए पहले कॉलम में 1 की एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, 4th पोजीशन पे, तो ये 4th यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट दूसरे कॉलम में 1 का जो पोजीशन है कहाँ पे होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए, तो ये 3 नंबर पे हमने 1 की एंट्री दे दी। नेक्स्ट 3 वाला जो है 2 पे, तो तीसरे रो में दूसरा एलिमेंट इसमें 1 एंट्री करेगा, और 4th कॉलम के लिए 1 कहाँ पे होगा, पहले प्लेस पे होगा, ये ऐसा। तो इस तरीका से हम 4x4 का मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आगे इसी में साइकिल डिकम्पोजिशन। अब ये साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है कि जितने भी लेंथ के हमारे पास साइकिल बनते हैं उसका यदि हम कलेक्शन ले लें तो वो एक्चुअल में साइकिल डिकम्पोजिशन कहलाता है, जिसको हम CD सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कुछ शर्तों को लिए हुए रहता है, तभी उसको हम साइकिल डिकम्पोजिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा क्या है देखिए, लेट सिग्मा बिलोंग टू SN, SN आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वेयर सिग्मा C1 C2 C3 से लेकर CK के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। C1 क्या है, साइकिल नंबर 1 है, C2 आपका साइकिल नंबर 2 है, अप टू साइकिल नंबर CK, वेयर CIR साइकिल ऑफ लेंथ NI। ध्यान दो, NI लेंथ का क्या है, साइकिल है, मतलब C1 का लेंथ N1, C2 का लेंथ N2, C3 का लेंथ N3 एंड सो ऑन। CK का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, NK हो जाएगा। देन साइकिल कंपोजिशन, जिसको हम CD लिख रहे हैं, है ना, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा इज द
मल्टी सेट, एक होता है सेट होता है, एक होता है आपको मल्टी सेट। सेट में आप जान रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होता है, लेकिन जब हम मल्टी सेट की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट जो है क्या होते हैं, उसमें आप रिपीट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे मल्टी सेट का यूज किया गया है वर्ड। तो मल्टी सेट कंटेनिंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी लेंथ के हमको साइकिल मिलेंगे उस लेंथ का यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें और सारे लेंथ का जो है सम क्या हो जाए, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बिलोंग टू S8। S8 का हम कुछ एलिमेंट लेके चलते हैं सिग्मा, तो S8 कह रहे हैं मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 तक पहुंचा, 6 तक एलिमेंट है, तो 7 और 8 यहाँ पे गायब है ना, तो 7 का मतलब जो गायब है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी पे मैप हो रहा है, 7 7 पे और 8 8 पे, तो इन दोनों को भी हम एंट्री कर लेते हैं। अब जब इसके लेंथ को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सेट बनाए, मल्टी सेट बनाए, तो वो हमारा साइकिल डीकम्पोजिशन कहलाता है। तो देखिए पहले हम सिंगल लेंथ वाला 1 1 लेंथ वाला पहले लिख दिए 1 1, और 1 2 है 2 लेंथ का, 3 4 है फिर से 2 लेंथ का, और 5 6 है फिर से 2 लेंथ का, जिसको हम क्रमशः N1 N2 N3 और N4 M5 नाम देंगे। अब ध्यान देना, जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, जितने ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लिए रहोगे उसका सम मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये ऐसा। बताइए इतनी चीजें क्लियर हुआ क्या? हेलो, जी सर। ठीक। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे आगे, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जो भी शर्तें हैं आपने देख लिया है ना, और C1 से लेकर CK तक क्या है, ये डिसजॉइंट साइकिल है, और इसका जो साइकिल डीकम्पोजिशन है वो क्या है, N1 N2 अप टू Nk, और इन सब का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, x टू द पावर N1 माइनस 1 इंटू x टू द पावर N2 माइनस 1 इंटू एंड सो ऑन x टू द पावर Nk माइनस 1। देखिए यहाँ पे जो N1 N2 Nk की बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है। जब भी हमको परम्यूटेशन दिया रहेगा, जब उसको हम डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी लेंथ है ये, शॉर्ट फॉर्म में ये प्रोडक्ट ऑफ x टू द पावर Ni माइनस 1 वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 टू k। अब ध्यान देंगे, इसका जो रैंक होगा हमेशा मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा, क्योंकि सारे एंट्री 1 1 है, और हर एक रो में हमको एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल ही जाएगा 1, तो उसका जो रैंक होगा वो 1 होना है, सॉरी n होना है। यदि 2 क्रॉस 2 का ले रहे हैं, देख लो 1 0 0 1 है ना, तो इसका रैंक तो हमेशा आपको क्या मिलना है, 2 ही मिलना है। तो जितने ऑर्डर हैं वही उसका रैंक हो जाएगा, यदि मैट्रिक्स आपका परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो। नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो +1 होगा यदि सिग्मा आपका क्या है, इवन है, और -1 मिलेगा यदि ये जो साइकिल की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाए, ऑड हो जाए। इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन जान रहे हैं ना, बताएं एक बार डेफिनेशन। सर इवन परमुटेशन में ना एलिमेंट ऑड नंबर में रहते हैं, और ऑड परमुटेशन में एलिमेंट जो रहते हैं वो इवन नंबर में रहते इवन हैं। नंबर में होते हैं, मतलब जो साइकिल जो मिलेगा ना, नंबर ऑफ साइकिल वो इवन होने चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल जो मिलेंगे वो इवन है, तो आपका वो इवन परम्यूटेशन, और वो जो डिसजॉइंट साइकिल की जो संख्या है यदि वो ऑड मिल जाता है तो वो आपका ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट से देखते हैं तो जस्ट उल्टा लेके चलना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 है, तो ये 1 2 क्या बनेगा इसका, बताओ 1 2 3 का। जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, 1 2 पे जाएगा और 2 1 पे, ऐसा कैसे बनाएंगे बताओ। एक 1 3 है, एक 1 2। हाँ, एक 1 2 ले लेंगे और एक 1 3 लेंगे, जस्ट ऐसा लिया जाता है। ये देखिए ये ऐसा। तो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो उसका जो डिसजॉइंट साइकिल की जो संख्या है वो आपको इवन मिलेगा, तो ये आपका इवन परम्यूटेशन है, ऐसा। ठीक,
तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यदि इवन परम्यूटेशन मिलता है आपको तो वो 1 मिलेगा, और ऑड परम्यूटेशन मिलता है तो -1 मिलता है। अब देखते हैं ट्रेस की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, ट्रेस। तो ट्रेस कैसे मिलना है अपने को? नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1, उस मैट्रिक्स में 1 लेंथ के जितने भी साइकिल होंगे वही उसका ट्रेस कहलाएगा एक्चुअल में। ध्यान देना, ट्रेस मतलब क्या है? ये है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। देखिए, तो जैसे मैं 3x3 का लेके चलता हूँ सपोज, है ना, तो ये 0 1 0 ले लिया, 0 0 1 ले लिया, और 1 0 0 ले लिया। यहाँ पे देखिए, तो इसका जो ट्रेस है एक्चुअल में डायरेक्ट हम देखें तो क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, इसके जितने भी एंट्रीज हैं। देखिए, मतलब एक भी 1 लेंथ का हमको यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा? साइकिल नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसको हम मैट्रिक्स सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 2 3, देखिए, तो पहले कॉलम में 1 की एंट्री 2 पे है, दूसरे कॉलम में 1 की एंट्री 3 पे है, और 3 वाला 1 पे है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 1 का इमेज कहाँ मिला? 2, 2 का इमेज मिला 3, और 3 का इमेज मिल जाएगा 1, तो ये साइकिल क्लोज्ड। अब इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। अब बताइए, यहाँ पे 1 लेंथ का हमको कोई साइकिल मिला क्या? डिसजॉइंट साइकिल नहीं मिला। नहीं मिला मतलब इसका जो ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट उसके साइकिल के लेंथ से हम बता सकते हैं कि गिवन परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो ट्रेस वो क्या होगा। बताइए, ये समझ आया क्या? हेलो, यस सर। है ना। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमको ट्रेस मिल रहा हो, 0 के अलावा कोई और मिले, है ना। ऐसा एग्जांपल ले ले, जैसे कि एक मैट्रिक्स हम देखते हैं यहाँ पे, इसी को थोड़ा बदल देते हैं, 0 1 0, 1 मिनट, हाँ, इसको कर देते हैं हम 1 0 0 0 0 1, और ये आपका 0 1 0। ये देखिए, अब इसके ट्रेस की बात यदि हम करते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ पी, तो यहाँ से 0 + 1 ये आपको मिल गया 1। अच्छा, इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो पहले सिग्मा के फॉर्म में, 1 2 3, तो 1 एंट्री 1 पे है ना, और दूसरे कॉलम में 1 की एंट्री 3 पे है, और तीसरे कॉलम में 1 की जो एंट्री है वो दूसरे प्लेस पे है, तो ये ऐसा हो गया। अब इसको देखिए डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखो, तो 1 का इमेज 1 मिल रहा है, फिर 2 का इमेज 3, और 3 का इमेज 2। तो यहाँ पे देखिए 1 लेंथ का हमको 1 मिल गया, इसलिए इसका जो ट्रेस हो क्या मिल रहा है हमको? 1 मिल रहा है। हाँ जी, फिर से ब्रेक हो रहा है क्या? चलिए, अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं कि गिवन द मैट्रिक्स सिग्मा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है हमको, परम्यूटेशन मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी द वन। नहीं ठीक है, वो बहुत पहले हो रहा था। अच्छा, ith कॉलम इज द सिग्मा ith कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। कहने का मतलब सिग्मा हमारे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, तो हमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमको फाइंड करना है। देखिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम पहले लिख लेते हैं। सिग्मा जो हमको गिवन है वो है 1 2 3 4 5, और 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 2, 4 का इमेज है 5, और 5 का इमेज है 4, ऐसा, है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको हम डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 का इमेज बना 3, 3 का इमेज बना 2, और 2 का इमेज बन रहा है फिर से 1, तो ये क्लोज हो गया साइकिल। अब 4 का इमेज 5, और 5 का इमेज 4 बन गया, ये ऐसा आ गया। देखिए, अब इसका यदि हम साइकिल डिकम्पोजिशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको? ये ऐसा लिखेंगे। एक मिनट, स्क्रीन ऑटोमेटिक कैसे अप डाउन हो रहा है, इस वजह से कुछ कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है। क्या क्या मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा, एक 2 लेंथ का है और एक 3 लेंथ का है ना। साइकिल डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, जो भी डिसजॉइंट साइकिल है उसके लेंथ को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं।
तो 2 वाले को पहले लिख दिए, 3 वाले को बाद में लिख दिए। अच्छा, यदि हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें, ऑर्डर ऑफ सिग्मा, तो ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। तो 2 और 3 का हम डिसजॉइंट साइकिल का निकाल दिए, तो ये आपको मिल जाएगा 6। देखिए, तो यदि इस परम्यूटेशन का ऑर्डर आपका 6 हो जाता है इस मैट्रिक्स का, है ना, तो सिग्मा पावर 6 करने पे हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। क्लियर है? जितना इसका ऑर्डर होगा उतने बार उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलेगा। तो सिग्मा पावर 6 इक्वल टू आई मिल गया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर 6 इक्वल टू आई। अब यहां से देखिए हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू आई। यहां से देखिए a टू द पावर 5 को यदि हम राइट साइड ले जाएं तो ये आपका a टू द पावर -5 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला शर्त कहाँ पे फुलफिल हो रहा है, आपका नंबर सी। वॉइस वगैरह बहुत ब्रेक हो रहा था। ठीक है सर। थोड़ा सा आज एक्चुअल में सुबह से जो है मौसम जो है ना हमारे तरफ बारिश और बदली का किया हुआ है ना, इस वजह से हो सकता है। और साथ ही साथ आज मोबाइल का हॉट स्पॉट से ही चल रहा है मेरा लैपटॉप, मेन चीज है ना, राउटर यूज नहीं किया हूँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये जून 2014 का पूछा गया सवाल है ना। ये सॉल्यूशन समझ आया क्या? हेलो, समझ में आ गया। ठीक। अगले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है जो कि 6x6 ऑर्डर का है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा और आइगन वैल्यूज क्या होंगे इसके, है ना। तो इसके लिए हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको होमवर्क कर दें, क्या आप लोग करेंगे? हेलो, जी सर। ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी में, दिसंबर सर 2014। वो तो बन ही गया है ना, कौन सा? वही इससे ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला सॉल्यूशन आ गया, a टू द पावर -5। नहीं नहीं, इसके बाद आप जो क्वेश्चन बोले ना उसका तो सोल्यूशन दिया है बगल में। नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये ऑप्शन है। यदि आपका मैट्रिक्स P ये अच्छा है, हाँ देन ABCD ये कौन सा इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चेक करना है। हाँ, जी सर। इसमें शायद अब पूरे क्वेश्चन ही है, अलग अलग ईयर में पूछे गए, 2014 में दिसंबर में, है ना। अच्छा, ये दिसंबर वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक और अच्छा रिजल्ट थोड़ा सा देखेंगे, है ना। इसके साथ इसको अंतिम करते हैं आज की क्लास को, कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m×n का, ध्यान देना जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। और B हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि n×m ऑर्डर का है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होते हैं जो वो दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान देना कब की स्थिति में, जब हम AB निकालें और BA निकालें, ध्यान देना। तो A और B देखिए दोनों कंफर्मेबल हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हैं। तो AB जो मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा हमको, m×m का मिलेगा। और जब हम BA की बात करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा ये मिलेगा n×n का मिलेगा। देखिए यदि मैट्रिक्स आपका कंफर्मेबल है तो यहाँ पे आपको m×n का है और एक n×m का है, रो कॉलम को बदल दिया है समझो, है ना, उसके ऑर्डर को ना, ऑर्डर बदला हुआ है। तो दोनों तरफ से आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेबल होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स को। तो AB जो होगा वो m×m का और BA जो होगा वो n×n का होगा। अब देखिए जब AB का हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो वो कैसा होगा, ध्यान दो, जिस नंबर की वजह से हम उसको मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये n की वजह से, तो x टू द पावर n एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AB, और ये इक्वल हो जाएगा BA के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जब उसमें हम x टू द पावर m मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब B और A करेंगे तो किस वजह से हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे,
m की वजह से, यहाँ पे m और यहाँ पे m दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे पावर को ध्यान देंगे। जिस नंबर की वजह से वो कंफर्मेबल है उसका पावर आप मल्टीप्लाई में लेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा इक्वल होंगे। अब इसकी खास बात क्या कि AB एंड BA हैव सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। यदि AB और BA के यदि हम आइगन वैल्यूज की बात करें तो वो जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू जो मिलेगा वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे विथ सेम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब उतने ही बार आएंगे। ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नॉन जीरो आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं। बट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो आइगन वैल्यू इफ एग्जिस्ट, यदि AM उसका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, AB एंड BA में भी डिफरेंट। तो यदि आपके पास आइगन वैल्यू 0 मिल रहा है इस केस में, तो AB और BA दोनों में अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम हो। लेकिन सेम किस केस में होगा, यदि हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिल रहा है AB का, तो BA का भी वही आइगन वैल्यू मिलेंगे और उतने ही बार आएंगे, मतलब AM उसका क्या होगा, सेम होगा। बताइए ये वाला जो प्रॉपर्टी है, स्टेटमेंट है, ये समझ आया क्या? हेलो, जी सर। ठीक। अब यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो जाते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे सेम हो जाते हैं, तो उस केस में देखिए यहाँ पर भी x पावर n होगा, यहाँ पर भी x पावर n होगा। अभी जो पहला केस हमने देखा, यहाँ से x पावर n कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा, AB के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और BA के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये इक्वल के केस में है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 5x8 का, और B हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 8x5 का है, एंड आइगन वैल्यूज ऑफ AB आर 0 0 0 2 6, देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ BA। देखिए जब हम AB करेंगे तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा ये 8 की वजह से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये 5x5 मिल जाएगा। तो इसके जो आइगन वैल्यूज हैं टोटल 5 मिलेंगे, और वो कितना दिया है, 0 0 2 6। जब हम BA करेंगे तो किसकी वजह से मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम, 5 की वजह से, तो ये 8x8 मिलेगा। तो इसके जो आइगन वैल्यू होंगे वो टोटल कितने होंगे, इसके 8 होंगे। ध्यान दो, हमारा जो प्रॉपर्टी कहता है कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है वो सेम टू सेम होगा, AB का भी और BA का भी। तो पहले तो 2 और 6 को पहले फिक्स कर दो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू मिल गए, टोटल कितने आइगन वैल्यू होना है, 8 होना है। तो 0 0 0 0 और ये 0, 6 बार आप 0 ले लो तो टोटल 8 आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएंगे कंफर्म। यदि 0 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करता है AB का, तो जरूरी नहीं है BA के जितने आइगन वैल्यूज 0 होंगे वो सेम हो, है ना। उसी को लिखा है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 आइगन वैल्यू के केस में जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। यदि हमारे पास 0 0 0 2 6 आइगन वैल्यू है AB का, तो BA के आइगन वैल्यू में 2 और 6 तो कंफर्म हो गया क्योंकि वो नॉन जीरो है ना, और बाकी का हमको नहीं पता। तो BA का कैसे मिलेगा, वो जो 0 एलिमेंट होंगे ना, 0 आइगन वैल्यूज, उसको सम करने पे टोटल हमारे पास 8 आइगन वैल्यू मिलने चाहिए। तो ये 5 6 हो जाएगा और ये टोटल 2 हो जाएगा, ऐसा। चलिए इससे संबंधित एक सवाल जो पूछा गया है CSIR नेट जून 2015 में, देखिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे क्या, बताइए होमवर्क में, कि U हमारे पास एक वेक्टर है, किसको सेटिस्फाई करता है, U डैश U। U डैश मतलब क्या है, ये ट्रांसपोज है ना, वेयर U डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ U। डिफाइन A इक्वल टू 1 माइनस I minus 2 U dash where I is the nth order identity matrix, which of the following statement are true। R बोला है तो एक या एक से अधिक, मतलब पार्ट C का है ना, MSQ है ये, हाँ मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना।